वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर लेक्चर नंबर 3 CS 401 असेंबली लैंग्वेज का डिस्कस करने जा रहे हैं जी। और इसके अंदर हमने IAPX88 आर्किटेक्चर की बात करनी थी। आपका चैप्टर 1 ही है। चैप्टर 1 आपका इस तरह से है कि आपके एक चैप्टर में बहुत ज़्यादा लेक्चर हैं। 3 और 4 लेक्चर भी आपका यही एक चैप्टर कवर करेगा। नाउ लेट स्टार्ट द लेक्चर जनाब। आज हमने इंटेल का IAPX88 आर्किटेक्चर का जो मॉडल है उसको रीड आउट करना है जी। और ये जो है ये एक 16 बिट प्रोसेसर है जिसको हम नाम देते हैं 8088 का। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, चीज़ें दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। 8088 का हम इसको नाम देते हैं और इसको IBM PC के अंदर इस्तेमाल किया गया था। और इसी के साथ साथ देखें इसका पूरा नाम क्या है। IAPX88 स्टैंड फॉर इंटेल एडवांस प्रोसेसर एक्सटेंशन 88। ये एक 16 बिट का प्रोसेसर था जो कि एक सक्सेसर था 8085 का। ये आगे जाके हिस्ट्री आएगी। इसी के साथ साथ आगे जाके IAPX386 है। 386 के अंदर हमने जो बात करनी है, देखें ये बता रहा है 8088 ये 16 बिट का प्रोसेसर है, जबकि जो हमारे पास 386 है ये 32 बिट का प्रोसेसर है, जो कि आप 35 लेक्चर के बाद आगे जाके बात करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। और 32 बिट का क्या होता है, 16 बिट का क्या होता है, तो ये देखें यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ नजर आ रहा है 64 बिट। ठीक है, तो ये जो 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नजर आ रहा है ना, इस चीज़ को हम नाम देते हैं यहाँ पे अपने प्रोसेसर का। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने बस अपने माइंड में रखना है कि ये इससे मुराद यही होती है। नेक्स्ट अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो पहले आपको बता रहा है कि सबसे पहले एक 4 बिट का प्रोसेसर बनाया गया था इंटेल कंपनी की जानिब से। फिर 4 बिट के प्रोसेसर के बाद इसका सक्सेसर वर्जन आया 8 बिट प्रोसेसर, जिसको नाम दिया गया 8088 का। अब जब इसे 8088 का नाम दिया गया तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रोसेसर था और इसको फिर बाद में मज़ीद एडवांस किया गया। इसमें कुछ नए फीचर्स को ऐड किया गया 8085 के नाम से, जो कि 8 बिट का प्रोसेसर था। और उसको बाद में इसको 16 बिट का प्रोसेसर क्रिएट किया गया और उसका नाम 8088 प्रोसेसर जो है वो रख दिया गया। ठीक है, अब 8088 के बाद 32 बिट का प्रोसेसर किया गया और अब 32 बिट से जो है वो 64 बिट का प्रोसेसर किया जा रहा है। और फ्यूचर के अंदर 128 बिट का प्रोसेसर बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। तो ये इसकी एक होल स्टोरी है। अब जो फर्स्ट मशीन थी ना हमारे पास जो IBM की थी वो 4.43 मेगाहर्ट्ज़, वो कितने पर रन होती थी, 4.43 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर उसको जो है वो टोटली तौर पर रन करवाया जाता था। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें सब कुछ मैंने याद करने वाली आपको बता दी हैं, ये भी याद कर लें। 8088 जो 16 8 बिट प्रोसेसर है, जबकि 8080 8 बिट का है, जबकि 8088 जो ये हमारे पास 16 बिट का प्रोसेसर जो है वो क्रिएट किया जाता है या 16 बिट का प्रोसेसर समझा जाता है। अब हम आते हैं इसके आगे 14 रजिस्टर पे। याद रखिएगा IAPX88 के कितने रजिस्टर थे, 14 रजिस्टर थे। कौन कौन से, CS था, DS था, SS था और ES था। इसका काम क्या है इसको आगे जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसी तरह से आगे SP है जनाब, BP है, SI है और DI है। S का मतलब होता है स्टैक, P का मतलब होता है पॉइंटर, B का मतलब होता है बेस और C का मतलब होता है, P का मतलब होता है पॉइंटर। फिर सोर्स और इंडेक्स, फिर D फॉर डेस्टिनेशन और I फॉर इंडेक्स। आगे जाके आपको डिटेल से इस चीज़ के बारे में इंशाल्लाह गाइड करूंगा। अब यहाँ पे IP यानी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, फ्लैग्स का मैंने आपके साथ पहले लेक्चर में जिक्र किया था जब मैंने आपको बताया था कि आप फर्ज कर लो कि 2 और 3, आपके पास टोटल आंसर आ गया 5, लेकिन आपका प्रोसेसर या आपका कंप्यूटर तो 4 का था। तो अब यहाँ पे जो एक वैल्यू काउंट की जाएगी वो आपके फ्लैग्स के अंदर जो है वो रख दी जाएगी। उसके आगे उसकी फर्दर टाइप है AH, CH, DH, AH, BH, CH और DH। इस तरह AL, DL, CL और DL, ये इसके आगे फर्दर टाइप है जो कि आप आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं जनाब AX पे, BX पे, CX पे और DX पे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया X का मतलब आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं इंडेक्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि X का मतलब क्या होता है, तो X का मतलब होता है जनाब इंडेक्स। ठीक है, X फॉर इंडेक्स। अब इस इंडेक्स को हम कहते हैं बेस रजिस्टर। आगे जाके फर्दर आप इस चीज़ की मजीद जो है वो एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। देखें AX का क्या मतलब है, AX, BX, CX जो है ये एक जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। MCQs आपका AX, BX, CX एंड DH बिहेव लाइक जनरल पर्पस रजिस्टर इन इंटेल आर्किटेक्चर। इंटेल के आर्किटेक्चर में ये बेस जनरल पर्पस रजिस्टर का काम करते हैं। X इन देयर नेम्स, X जो है अपने नेम में एक्सटेंडेड कहलाता है। पहले आपने X को दिया नाम जनाब किसका, इंडेक्स का। अब आप एक X का फर्दर नाम पढ़ते हैं, जब वो AX बन जाता है तो AX का मतलब है एक्सटेंडेड रजिस्टर A। ठीक है, और जो कि 16 बिट का, यानी पहले मैंने आपको बताया ये 8 बिट का था, अब 8 बिट से इसको 8080 से 8088 पे कर दिया गया तो वो 16 बिट का हो गया। तो इस 16 बिट को आपने नाम दिया किसका, एक्सटेंडेड का, यानी कि 8 बिट हमने मजीद जो है वो इजाफा किया है। इस तरह वो क्या कह रहा है AX।
अब AX का क्या मतलब है, AX का मतलब है एक्सटेंडेड 16 बिट विद A रजिस्टर। इस तरह BX यानी कि सॉरी इसी तरह BX, हाँ इसका मतलब है एक्सटेंडेड B रजिस्टर, CX एक्सटेंडेड C रजिस्टर और DX एक्सटेंडेड D रजिस्टर। तो ये आपके पास बेसिक पार्ट्स हैं। अब AH और AL आर द पार्ट ऑफ द बिग होल AX, ये बिग होल AX है जनाब, और ये एक कंपोजिट है एक्सटेंडेड रजिस्टर का, जिसका मतलब क्या है कि इसके दो पार्ट्स हैं जो कि मिलके बनते हैं। अब आगे जाके इसको फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे, उससे पहले यहाँ पे ये वाला पॉइंट देख लें, ये आपको क्या बता रहा है। AX जो है ये अकामुलेटर रजिस्टर है, BX जो है ये बेस रजिस्टर है, CS का मतलब ये काउंटर रजिस्टर है और DX का मतलब ये डेस्टिनेशन है। आई रिपीटेड, AX अकामुलेटर, BX बेस मेमोरी एड्रेसिंग, CX का मतलब काउंटर या ऑटोमेटिक काउंट और DX का मतलब डेस्टिनेशन। और ये याद रहे कि सब में X कॉमन आ रहा है, X का मतलब है एक्सटेंडेड, यानी एक्सटेंडेड अकामुलेटर है। अकामुलेटर क्या होता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जितना अगर आपका प्रोसेसर 16 बिट का होगा तो आपका अकामुलेटर भी 16 बिट का होगा, प्रोसेसर 8 बिट का होगा तो अकामुलेटर भी 8 बिट का होगा, जिसका काम ये होगा कि ये आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करके दे देगा। ठीक है, तो सिंपल ये सारी बातें आपको यहाँ पे बताई जा रही है जो मैंने आपको डिटेल से समझा दी हैं। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आप आएंगे इंडेक्स रजिस्टर पे। इंडेक्स रजिस्टर क्या होते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन। देखिए सोर्स हम कहते हैं कि जिसने प्रोसेस होना है, और डेस्टिनेशन कहा जाता है उस चीज़ को जो कि डेस्टिनेशन होता है, यानी कि वो बंदा जो डेस्टिनेशन के लिए काम करता है, जो कि एक मंजिल पर जाने के लिए काम करता है। सिंपल ये काम कैसे करते हैं वो भी आपकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अभी आपका वो सरदर्द नहीं है। सिंपल अभी आपने इस रजिस्टर के वर्किंग के बारे में जानना है कि क्या हम करवा रहे हैं। तो SI और DI सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, इसका काम होता है कि ये प्रोसेसर में जो सोर्स है, सोर्स का मतलब इनपुट आ रहा है, इनपुट को प्रोसेस करना है। अब प्रोसेस करने के बाद उसको उसकी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचा देना है। तो डेटा कहाँ से पकड़ना है, सोर्स से, डेटा को प्रोसेस करके कहाँ लेके जाना है, डेस्टिनेशन पर लेके जाना है। ये सारा काम होता है सोर्स और डेस्टिनेशन का, जिसको हम SI और DI कहते हैं। क्योंकि 16 बिट रजिस्टर है, इनकी भी जो वैल्यू होगी वो 16 बिट ही होगी। इस तरह के हम आते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के ऊपर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का मतलब एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, जिसका काम होता है कि ये आपको एड्रेस देता है किसी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। यानी कि मैंने आपको इसको प्रीवियस लेक्चर में भी कवर करवाया था, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कर लें ये इंस्ट्रक्शन आई पहले, तो इसी ने पहले प्रोसेस होना है, फिर दूसरी ये आई, फिर उसके बाद ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी और फिर ये होगी, यानी नंबर वाइज चलते जा रहे हैं। तो जो पहले आया उसने पहले होना है, जो उसके बाद आया उसने बाद में, जो उसके बाद आया उसके बाद में, जो सबसे आखिर में आया वो सबसे बाद में होगा। तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो जो जैसे आता जा रहा है वैसे वैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। फिर स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर हम कहते हैं जनाब, स्टैक ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप पढ़ अच्छा एक चीज है, स्टैक का मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक इस तरह की इंस्ट्रक्शन है कि जहाँ पर आपने ये करना है, ये आपके पास पहली इंस्ट्रक्शन है तो ये स्टैक के अंदर जाके सेव हो जाएगी। तो ये एक मेमोरी का पॉइंटर है और ये यूज होता है इनडायरेक्टली बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को यूज करने के लिए हम जो है वो स्टैक पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम आते हैं बेस पॉइंटर पे। तो इट इज आल्सो अ मेमोरी पॉइंटर। बेस पॉइंटर बेसिकली एक मेमोरी पॉइंटर है जिसको हम एक्स का नाम भी देते थे, बेस या इंडेक्स। देखिए इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स आप जिस तरह आपकी किताब के शुरू में इंडेक्स लिखी होती है ना, वो इंडेक्स का मतलब है सिंपल आपको एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो वो इंडेक्स का काम है। जबकि बेस पॉइंटर का काम है कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कंप्लीट एरिया ऑफ मेमोरी बताना। देखें द एड्रेस, ऐसा एड्रेस जो कि स्पेशल एरिया होता है किसी मेमोरी का, वो उसका स्टैक कहलाता है, जहाँ पर आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो पड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। आगे हम चलते हैं फ्लैग रजिस्टर के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है जी। फ्लैग रजिस्टर का क्या मतलब होता है, फ्लैग रजिस्टर का मतलब होता है कि अगर आपकी वैल्यू फर्ज कर लें, मैंने आपको बहुत दफ़ा बता दिया कि 2 और 3 थी, अब आपकी वैल्यू जो है वो 5 आ गई। आपका कंप्यूटर सिर्फ 4 तरह की वैल्यू को या 4 बिट्स का सिस्टम था, तो अब 1 वैल्यू अगर आप ख़त्म कर देंगे तो आपकी वैल्यू गलत काउंट की जाएगी। तो इस एक वैल्यू को रखने के लिए हम जो है वो फ्लैग्स का इस्तेमाल करते हैं और फ्लैग रजिस्टर इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये सिंपल आपको बता रहा है C फॉर कैरी, यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि जनाब 4 है, 4 के बाद 1 कैरी जाना, तो वो 1 जो कैरी होगा वो किसके लिए इस्तेमाल होगा, वो सिंपल फ्लैग्स के लिए इस्तेमाल होगा। यही एग्जांपल दे रहा है कि 16 बिट का नंबर है, लेकिन आपने किसी दो नंबर को ऐड किया तो वो आपके पास आंसर आ गया 17 बिट्स का। अब 17 बिट्स का अब आप उसको अगर गलत करेंगे, यानी कि आप एक बिट को निकाल देते हैं, तो आपका टोटल आंसर रॉन्ग है। इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए आप फ्लैग्स को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके आगे पैरिटी। पैरिटी का क्या मतलब है, ये आपके पास नंबर ऑफ बिट्स होते हैं बाइनरी के अंदर, इसका मतलब है या तो इवन होगा या ओड होगा। ठीक है, पैरिटी का मतलब है या तो आपका नंबर इवन होगा या आपका नंबर ओड जो है वो कंसीडर किया जाएगा। आगे हम आते हैं जी एक्जुलरी
कैरी के ऊपर। इसका मतलब है कि ये सिंपल हेक्साडेसिमल नंबर के साथ जो है वो काम कर सकता है और इसका जो बेस है वो हेक्साडेसिमल के साथ जो है वर्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके आगे हम आते हैं जीरो फ्लैग के ऊपर। तो जीरो फ्लैग का मतलब है कि ये आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस को जो है वो परफॉर्म करता है। तो अगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस को आपने परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए हम जीरो फ्लैग का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके आगे हम आते हैं एस पर। एस का मतलब है साइन फ्लैग। साइन आपको नाम से पता लग रहा है कि इसका मतलब सिंपल सा ये हो जाएगा कि अगर आपने किसी भी साइन को इस्तेमाल करवाना है तो हम वहाँ पे साइन फ्लैग का इस्तेमाल करेंगे। फिर ट्रैप फ्लैग। ट्रैप फ्लैग का मतलब है कि अगर कोई भी ऐसा फ्लैग है जो स्पेशल रोल रखता है डिबगिंग के अंदर। डिबगिंग क्या है? अगर आपके पास कोई एरर आ गया, उस एरर को फाइंड करना है, तो उस एरर को फाइंड करने के लिए हम डिबगर का इस्तेमाल करते हैं और इस प्रोसेस को डिबगिंग का नाम दिया जाता है। उसके आगे इंटरप्ट फ्लैग। अच्छा इंटरप्ट फ्लैग क्या करता है? एक मिनट रुकना सुफी। इट टेल्स, ये बताता है कि जो प्रोसेसर है वो इंटरप्ट हो सकता है फ्रॉम आउटसाइड और नॉट, यानी बाहर वाली जानिब से या अंदर वाली जानिब से। तो इंटरप्ट का मतलब होता है कि प्रोग्रामर चाहता है कि पर्टिकुलर टास्क को इंटरप्ट किया जाए। तो ये आपको बताता है कि जीरो फॉर दिस टाइम, कि आपका वो कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। इंटरप्ट्स क्या होते हैं ये आइंदा आइंदा जो आने वाले लेक्चर्स होंगे उसके अंदर आप डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट याद कर लें कि अगर आपने ये चेकआउट करना है कि आपका इंटरप्ट जो है प्रोसेसर जो है वो आउटसाइड वर्किंग को चेक कर सकता है या नहीं, तो उसके लिए आप इंटरप्ट फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्शन का मतलब है कि आप कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम। और ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हमेशा तब इस्तेमाल होता है जब हमने किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को डायरेक्टली या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया, यानी ओवरफ्लो का बेसिक मतलब ये होता है कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने कोई एडिशन की, कोई सब्ट्रैक्शन की और हमें साइन जो है वो डेस्टिनेशन के ऊपर चेंज हो गया अनएक्सपेक्टेडली, तो हम वहाँ पे जो है वो ओवरफ्लो फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं या ओवरफ्लो के मेन कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल ये सारा कुछ आपका जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है आपके लिए दोबारा से, तो मुझे नहीं ज़रूरत या मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम मूव करें तो इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन। इससे हम क्या करते अच्छा हैं, नहीं, इसका सेगमेंट बेसिक जो सेगमेंट कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल से एक यूनिक था। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन। अब प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये प्रोग्राम आपका बड़ा आसान होता है, अभी के लिए तो आसान ही है, आगे जाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। देखें, मूव 5 टू AX। अब इसका मतलब है कि AX आपका रजिस्टर है, इसके अंदर 5 को मूव कर दो, ठीक है। इस तरह मूव 10 टू BX। मूव का मतलब है जनाब 10 को BX में मूव कर दो। ऐड BX टू AX, ऐड कर दो BX और AX दोनों को, तो 15 आंसर आ जाएगा। फिर दोबारा से 15 को मूव करो किसमें, BX में, और इसको ऐड कर दो तो आपके पास एक फाइनलाइज आंसर आएगा 30। अब इसको आपने कंपाइलर पे कैसे लिखना है, तो कंपाइलर में कुछ लिखने का तरीका यूँ होता है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँ, ये देखें। अब इसके अंदर पहले आपने लिखा था मूव, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा आप जो प्रोग्राम है उसको चेंज कर देंगे, थोड़ा सा आप जो है ना अपनी वर्डिंग को चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे इस चीज़ को हम देखते हैं। तो देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखें आपने सेमी कोलन लगाना है। अब प्रोग्राम टू ऐड 3 नंबर, ये आपने जो प्रोग्राम करना है उसके बारे में आपने बताना है कि हम क्या करने जा रहे हैं। और उसके बाद ORGX0100 ये लिखना ही लिखना है, जिस तरह प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का लिखना जरूरी है। फर्स्ट लाइन बेसिकली मेरे ख्याल से वो कमेंट्स है, कमेंट ऐड कर रहे हैं। कमेंट का बेसिक, हाँ जी आप कह सकते हैं। सही है। और जो सेकंड लाइन है वो क्या चीज है? वो भी ORG सेम वाला प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की तरह काम करती है, असेंबली प्रोसेसर, के लिए जैसे आपको हम लिखनी होती है। हाँ सी लैंग्वेज में जैसे हम यूज करते थे वो डेफिनेटली स्ट्रिंग और वो जी जो भी है। बिल्कुल। आगे देखें तो आपको बता रहा है मूव। मूव का क्या मतलब है जी, मूव का मतलब है जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर आपने मूव करना है, जिस तरह अभी हमने पीछे पढ़ा MOVE, तो इसमें क्या है, इसमें MOVE लिखने के बजाय इन्होंने MOV लिखा हुआ है, और यही आपके जो इंटेल कंपनी है उसने इस चीज़ को इस तरह डिज़ाइन किया है। मूव AX5, मूव AX कोमा, इसका मतलब है कि इसको 5 को AX रजिस्टर के अंदर क्या किया जाए जनाब, मूव किया जाए। फिर मूव BX कोमा 10, के मूव किया जाए BX को 10 के साथ, यानी कि 10 को BX में मूव कर दो। ऐड, ऐड का मतलब है कि AX BX इन दोनों को क्या करो, इन दोनों को इन दोनों को ऐड कर दें। उसके आगे मूव BX 15। अब वो कह रहा है BX में क्या वैल्यू पड़ी है, देखें इसमें वैल्यू पड़ी हुई है 15। अब वो कह रहा है कि 15 में मजीद 15 को क्या करो, मूव करो और दोनों को ऐड करो। इसका जवाब क्या आएगा, सिंपल 30 जवाब आ जाएगा। तो लिखने का तरीकेकार ये है जो आपको ये बता रहा है, ठीक है। मूव AX 5, मूव BX 10। अगर पेपर में इस तरह का प्रोग्राम आ जाता है और आपको समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, तो वहां पे आपने एटलीस्ट इन इस तरह के जो मेन कॉन्सेप्ट है इसको लिख के जरूर आना है। ये आपके सारे ठीक है। कमेंट्स हैं जो कि आपको बता रहा है कि जिस तरह से अच्छा आपने एक काम और करना चीज है है, और एक किस और तरह चीज से है आपने मूव काम नहीं AX। करना। ठीक है मूव। उसके आगे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है, इस चीज को मैं अगर जी ओ करूं, सही देखें सही सही। अब प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको मूव
AX। अब ये वो पाथ देते हैं आप। अब 0 ये भी लिखना ज़रूरी है। अब क्यों लिखते हैं हम, क्या वजह है इसकी, वो आगे जाके आप डिस्कस करेंगे। और इंट के साथ आपने कहा चूँकि हमारे पास डेटा टाइप कौन सी थी जी, इंट थी, इसलिए हमने इसको इंट डेटा टाइप जो है वो पास कर दी। ठीक है, ये सारा काम आपको वो बता रहा है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सिंपल सा काम है। देखें इसका जवाब भी इसने बताया है कि यहाँ पे इसका जवाब क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस चीज़ को काम नहीं करना है। एक जो लास्ट पहली आगे हमारे पास जो हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, असेंबलर, लिंकर और डिबगर। असेंबलर का मतलब होता है कि चीज़ों को असेंबल करना, यानी कि डेटा को ट्रांसलेट करना प्रोसेसर या कंप्यूटर की ज़ुबान में, लाइक 0101। उसके आगे होता है लिंकर। लिंकर का काम क्या होता है, ऑलरेडी आपने अगर लिंक करवाना है डेटा को, यानी कि आपने अगर अपनी मेमोरी में या आपने किसी भी फाइल को लिंक करवाना है, तो वहाँ पे हम जो है वो लिंकर का इस्तेमाल करते हैं। और डिबगर का इस्तेमाल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई एरर आ गया है, उस एरर को फाइंड करने के लिए हम जो है वो डिबगर का इस्तेमाल करते हैं या डिबगिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा है दोबारा से डिटेल से। पढ़ने वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे ये है कि लिटिल एंड बिग एंडियन ऑर्डर, यानी कैसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिग जो है, लीस्ट सिग्निफिकेंट जो है ये बिग एंडियन ऑर्डर है। एंडियन ऑर्डर का मतलब है कि आपके प्रोसेसर की जो कमांड्स होती हैं, आपका प्रोसेसर कैसे वर्क करता है, उसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट जो है ये लिटिल एंडियन ऑर्डर है। ठीक है, लिटिल एंडियन ऑर्डर को हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट। इस तरह यहाँ पे शायद आपको कहीं बताया होगा। इसका क्या मतलब होता है, देखें 0 1 मतलब इस तरह से बिट्स होती हैं। एक आपके पास होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये लिख नहीं रहा आप यहाँ पे, और एक आपके पास होती है जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट, इस चीज़ को आप कहते हैं। इसको हम नाम देते हैं इसके अंदर बिग एंडियन ऑर्डर का और लिटिल एंडियन ऑर्डर का। ठीक है, यहाँ तक आपका जो है वो लेक्चर नंबर 3 था। उम्मीद करता हूँ लेक्चर नंबर 3 आपको जो है वो क्लियर